चलो, तो अभी तक देखे यहाँ पे, कल जो हम लोग यहाँ तक देख चुके थे कि किस प्रकार से बहुत सारे जो विदेशी फसलें हैं लाया गया। अब यहाँ पे नाम नहीं दिया, टमाटर, आलू, मिर्च। तुम लोग याद होगा जब पढ़ रहे होगे वर्ल्ड हिस्ट्री, जब पढ़ रही थी, खासकर वर्ल्ड हिस्ट्री जब अमेरिका के बारे में पढ़ रही थी, तो अमेरिका में तुम लोग देख रही थी कि बहुत सारे फसल यूरोपियों के द्वारा पे जाके क्या किया गया, लगाया गया था। जैसे गन्ना वगैरह था ना, मतलब कई अलग अलग किस्म जो का। आए हुए हैं अमेरिका हाँ तट हाँ की तरफ आए हुए हैं, हाँ। यही लोग लगाए हैं। तो अमेरिका के नहीं आए हैं, यूरोप वाले हैं हाँ, वो, जो अमेरिका में अफ्रीका गए के, हैं। जो उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों की तरफ, ठीक है। जो उत्तरी अमेरिका कैसे में बनता है, मैं भी अब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है बनाने में। ये उल्टा कर देते। अच्छा, उल्टा कर देते हैं कुछ इसी टाइप का है ना। अब ग्रामीण समुदाय देखना है, ग्रामीण समुदाय देखना है, वहाँ पे क्या हाल था, उनकी स्थिति क्या थी, किस प्रकार से थी। कह रहा है कि ऊपर लिखी बातों से जाहिर है कि कृषि उत्पादन में किसानों की पुरजोर भागीदारी की क्या होती थी, पहल होती ही होती थी। क्योंकि अब यहाँ पे उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या मिल गया था, टैक्स, माने कर जो व्यवस्था थी बहुत अधिक क्या किया जाता था, ध्यान दिया जाता था ना ऊपर, कि जो भी किसान थे, बड़े किसान थे, छोटे भी किसान थे, और उस समय जो कर लगाया जाता था उसी टाइप से लगाया जाता था। इससे मुगल समाज के कृषि संबंधों पर क्या असर पड़ता था। अब कह रहा है कि इससे मुगल साम्राज्य समाज के कृषि संबंधों पर क्या असर पड़ता होगा, बताओ, समझ में आ रहा है क्या कह रहा है कौसे। इससे मुगल समाज के कृषि संबंधों पर क्या असर पड़ता था। ऊपर देखियो कि नहीं देखियो, सब ऊपर ये सब जो बातें थी यहाँ पे सब बताया गया है ना। यहाँ पे कह रहा है कि इससे मुगल समाज के कृषि संबंधों पर क्या असर पड़ता होगा। कह रहा है कि आप पता करने के लिए आई है कि हम समाज के उन समूहों पर नज़र डालें जो खेती के विस्तार में शरीक होते थे। साथ ही हम उनके बीचों के रिश्तों और झगड़ों पर भी क्या करेंगे, गौर करेंगे। क्वेश्चन रहेगी, देख यहाँ पे जवाब देने की कोशिश कर रहा है। हम पहले देख चुके हैं कि किसान की अपनी ज़मीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी। क्या होती थी, व्यक्तिगत, कि हम पहले देख चुके हैं। साथ ही जहाँ तक उनके सामाजिक अस्तित्व का सवाल है, कई मायने में वे एक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा थे। इस समुदाय के 3 घटक थे, खेतिहर किसान थे, पंचायत और गांव का मुखिया। 3 भाग में बांट दिया है, ठीक है। खेतिहर किसान, पंचायत और गांव के मुखिया के रूप में, ठीक है, यहाँ पे बांट दिया गया है। मिल्कियत में क्या होता है, कोई मिल्कियत मैंने मालिक, ठीक है, मालिक। हाँ, मिल्कियत मैंने कि किसान की ज़मीन पर क्या होती थी, व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी, कि वे ज़मीन का क्या होते थे, मालिक होते थे, मैंने भूमि का पट्टा उनके पास होता था। अब बात कर रहे हैं हम लोग जाति और ग्रामीण माहौल के बारे में, कि क्या था, जाति कौन कौन सी जाति थी, ग्रामीण माहौल क्या था, ठीक है। अभी काफ़ी मुस्लिम सब कमेंट कर रहा है कि देखो, ठीक है, अभी दलित लड़की जो मरी हुई है, अब कोई नहीं कहेगा, है कि नहीं है, कि एक मतलब हिंदू मरी हुई है। वो सब कम मुस्लिम सब कटाक्ष कर रहा है हिंदुओं में, समझ में आ रहा है ना। मैंने अब ये नहीं, कोई नहीं कहेगा। अभी एक मतलब मुस्लिम किया होता तो तुरंत नाम किसका आ जाता है कि देखो हिंदू मतलब बेटी मर गई है। जो भी होता सब मतलब ब्राह्मण क्षेत्रीय जो ऊपर के जो लोग हैं तुरंत आ जाते हैं अपना राजनीति की रोटी सीखने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये होते रहता है, क्या करोगे। लेकिन यहाँ पे अब स्वर्णों के द्वारा जब किया गया है तो समस्या हो जा रहा है। जाति और अन्य जाति जैसे भेदभाव की वजह से किसान कई तरह के समूहों में क्या हुए थे, बटे हुए थे। खेतों की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाने वाले कामों में लगे थे या फिर खेती में मजदूरी करते थे। पहला कैटेगरी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि खेती लायक ज़मीन की कमी नहीं थी, बहुत बड़ा क्षेत्र था, और मुग़ल साम्राज्य का जो बहुत बड़ा भाग क्या था, गंगेटिक प्लेन था, गंगा का जो मैदानी इलाका है कि नहीं है, गंगा का, उसके अलावा पंजाब का जो क्षेत्र है, ठीक ठाक मैंने होता था। फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीचा समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे। इस तरह वे गरीब रहने के लिए मजबूर थे। जनगणना तो उस वक्त नहीं थी, होती थी उस समय कि भाई कौन से किस जाति के लोग क्या है मौजूद हैं।
अभी भी वही है ना, अभी जनगणना हो जा रही है कि नहीं हो जा रही है, पता लग रहा है कि SC/ST कितना है, OBC कितना है जनरल में, ठीक है, कितना है सब पता है हम लोगों को। लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। पर थोड़े बहुत आंकड़े और तथ्य हमारे पास हैं, उनसे पता चलता है कि गांव की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही समूहों का था। इनके पास संसाधन सबसे कम थे और ये जाति व्यवस्था की पाबंदियों से क्या हुए थे, बंधे थे। इनकी हालत कमोबेश वैसे ही थी जैसे कि आधुनिक भारत में किसकी है, दलितों की है। देखो साफ साफ NCERT यहाँ पे, ठीक है। कमोबेश मतलब क्या कर सकते हैं कि कमोबेश मतलब खराब नहीं होता है, मतलब यथा स्थिति मान लो, ठीक है। इनकी हालात यथा स्थिति वैसे ही थी जैसे कि आधुनिक भारत में क्या है, दलितों की है। दूसरे संप्रदाय में भी ऐसे भेदभाव फैलने लगे थे। मुसलमान समुदाय में हलाल खोरों जैसे नीच कामों से जुड़े समूह गांव की हदों के बाहर ही रह सकते थे। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था तुम लोग भक्ति मूवमेंट के समय कि जब मुस्लिम भारत में आए तो उनको लगा कि भारतीयों को, ठीक है, जो भी यहाँ पे जाति व्यवस्था थी हम लोग क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम ही कई सारे जातियों में माने क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। अभी शिया सुन्नी तो ऊपर का है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। शिया सुन्नी ठीक उसी तरीके से जैसे हम बोलते हैं हिंदू में अब देखेंगे तो पूरा क्या है, मुस्लिम कैटेगरी, सॉरी हिंदू कैटेगरी का जो कई रूप देखने के लिए मिलता है। इस कैटेगरी के अंदर भी क्या है, कैटेगरी है। अब फिर इस कैटेगरी के अंदर भी क्या है, कैटेगरी है, अंत है इसका। ये पूरा उसी तरीके से मुस्लिमों में भी यहाँ पे मुस्लिम है, हम लोग देखते हैं शिया सुन्नी, शिया में कई कैटेगरी के हैं, सुन्नी में कई कैटेगरी के हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो मुसलमानों समुदाय में क्या आ गया, हलाल खुरान जैसे नीच कामों से जुड़े गाँव की हदों के बाहर ही रह सकते थे। इनको भी हालत कैसी होगी, दलितों की तरह होगी। इसी तरह बिहार के मल्लाह जदाओं माने शाब्दिक अर्थ नाविकों के पुत्री की तुलना दासों से की जाती थी। अब समझ में आ गया। मुस्लिम भी यहाँ पे पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, बट चुके हैं, ठीक है, उपजातियों में बट चुके हैं। समाज के निचले तबकों में जाति, गरीबी, सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता था। ऐसा बीच के समूह में नहीं था। 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई ये किताब राजपूतों की चर्चा किसान के रूप में करती है, ठीक है। मारवाड़ में, मारवाड़ कहाँ है, ठीक है। छोटे छोटे जो नाम आएगा तो होता ही मत बरतना कि पढ़ लिया कितने बार। अगर यहाँ पे अगर मैं नहीं बोल पाता हूँ कहाँ पे है तो गूगल है तुम लोग के पास, तुम लोग भी सर्च मार के खोज सकती हो मारवाड़, ठीक है। 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी एक किताब है राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में करती है। इस किताब के मुताबिक जाट भी क्या थे, किसान थे। जाट, ठीक है, अभी अपने आप को काफ़ी मैंने समृद्ध मानते हैं, किसानी इनका काम होता है। समझ में आ रहा है। हरियाणा में काफ़ी जाट लोग मौजूद हैं और मारपीट में काफ़ी आगे रहते हैं। देखे ना, सब गाड़ी वाड़ी में सब जाट उठ लिखे रहता है, सब है कि नहीं है। दिल्ली वाला सब जाट से बहुत डरता है, सब तुरंत आ जाएगा, सब लाठी डंडा लेकर सब मारने पीटने आ जाएगा। लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह राजपूतों के मुकाबले क्या थी, नीची थी। किन की, जाटों की। 17वीं सदी में राजपूत का दावा वृंदावन के इलाके में गौरव समुदाय ने किया, बावजूद इसके कि वे जमीन की जुताई के काम में लगे थे। पशुपालन और बागानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहिर, गुज्जर और माली जैसे जातियां सामाजिक सीढ़ी में क्या उठी, ऊपर उठी। कौन से, अहिर है, गुज्जर भी आएगा, ठीक है, माली जैसे जातियां सामाजिक सीढ़ी से ऊपर उठी। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात है, देखो यही है कि जो जाति उस समय, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा संपन्न हो जा रहा है खाने पीने का, ठीक है, मतलब कृषि हो जा रहा है, कुछ पैसा आ जा रहा है, तो अब वो वही नहीं रहना चाहता है। वो भी चाहता है कि भाई हमको सामाजिक ओहदे में क्या रखा जाए, ऊपर रखा जाए। इसीलिए बोलता हूँ कि शुरू से देखोगे, प्राचीन भारत के इतिहास से देखोगे तो पूरा क्या हो, बात अभी तक क्या हो गया, सब मिक्स हो गया है पूरा, ठीक है। पूर्वी इलाकों में पशुपालक और मछुआरी जातियाँ
जैसे कि सदगोप व कैवर्त भी किसानों की भी सामाजिक स्थिति क्या करने लगी, पाने लगी। दिखाया जा रहा है जो भी पिछली जाति के लोग यहाँ पे हैं उनको यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है। पंचायतें और मुखिया में क्या है यहाँ पे, पंचायत समझ में आता है ना, पंचायत और मुखिया। एक पंचायत में भी वर्तमान समय में जो एक मुखिया होता है, ठीक इसी प्रकार पहले भी होता था। देखते हैं पहले क्या था, कुछ परिवर्तन है कि सेम ही है। गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। गांव की जो भी पंचायत था किसका, बुजुर्ग, माने बड़े बड़े जो लोग हैं ना, सीनियर सिटीजन जिनको बोला जाता है, जो अपने घर के मालिक हैं। आमतौर पे वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे। समझ में आ रहा है ना, इन्हीं के पास होता था ना, जो भी ज्येष्ठ होते थे, जो मालिक होते थे अपने घर का, उन्हीं के पास क्या होता था, पूरा पूरा पुश्तैनी अधिकार होता था। जिन लोगों में कई जातियों के लोग रहते थे वहाँ अक्सर पंचायत में भी विविधता पाई जाती थी। यह एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदाय और जातियों की नुमाइंदगी होती थी। फिर भी इसकी संभावना कम ही है कि छोटा और नीच काम करने वाले खेतिहर मजदूरों के लिए कोई जगह होती होगी। माने इस पंचायत में, ठीक है, जो कहा जा रहा है ना बुजुर्गों का जमवाड़ा, तो इसमें कौन लोग होंगे, साफ साफ कहने की कोशिश कर रहा है कि जो भी थे इसमें उच्च जाति के लोग क्या थे, मौजूद थे। कह रहा है ना यहाँ पे कि फिर भी यहाँ पे कह रहा है कि मजदूरों के लिए इनकी कोई जगह नहीं होगी। पंचायत का फैसला गांव में सबको क्या करना पड़ता था, मानना पड़ता था। तो यही है जाति व्यवस्था का दम तुम लोग को दिखाई दे रहा। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था। पंचायत का सरदार कौन होता है, एक मुखिया। तो बिल्कुल आज ही की तरह है कि नहीं है, जिससे मुकद्दम या मंडल कहते थे। कुछ स्रोतों से ऐसा लगता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था। ध्यान रखना है यहाँ पे यूनिवर्सल, ठीक है, वोटिंग राइट्स हैं, यहाँ पे यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स हैं। क्या होता है यूनिवर्सल वोटिंग राइट, उनको जो अधिकार नहीं होता है। क्या उनको अधिकार नहीं होता है, यूनिवर्सल वोटिंग राइट क्या होता है, सबको मतलब चुनाव करने का अधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तुम तो और नहीं जानती हो तो हाँ हाँ करते रहती हो सब में। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है कि जो भी मेल फीमेल है सबको क्या होना चाहिए, वोट का अधिकार होना चाहिए। एक क्राइटेरिया भारत में रख देगी 18+, जो भी है यहाँ पे 18+, 20+, 21+। तो यहाँ पे क्या ऐसा दिखाई दे रहा है, मुखिया के चुनाव के लिए जो भी बुजुर्ग लोग होते थे अपने आप में क्या करते थे, चुन लेते कि यही हमारा क्या होगा, मुखिया होगा। और हमें पता है कि उस बुजुर्गों के लोगों में निचली जाति का कोई रोल क्या होता था, नहीं होता था। लेकिन वो बुजुर्ग जो भी फैसला करती थी निचली जाति को क्या करना पड़ता था, मानना पड़ता था। तब देखो शुरू से यही हाल है, समझ में आ रहा है ना। और इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदारी से लेनी पड़ती थी। और इस चुनाव के बाद उन्हें उसकी मंजूरी जमींदार से क्या करनी पड़ती थी, लेनी पड़ती थी। होगा कोई उस इलाके में बहुत बड़ा जमींदार होता होगा जिसका बहुत बड़ा क्या होगा, भूमि होगा। मुखिया अपने ओहदे पर तभी तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उन पर भरोसा था। ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उसे क्या कर सकते थे, बर्खास्त कर सकते थे, मैंने हटा सकते थे पद से। गांव के आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम था। जो भी, ठीक है, बने गांव का आमदनी होता होगा ना, वे लोग कुछ न कुछ करते होंगे, कर और अपने स्तर से कुछ लगाते होंगे। और इससे पंचायत का पटवारी क्या करता था, उसकी मदद करता था। पटवारी जो है हमेशा देखो भूमि संबंधी कार्यों के लिए पटवारी की क्या होती थी, नियुक्ति होती। अभी भी बहुत सारे राज्यों में पटवारी का, ठीक है, पद होता है। जाओगे इधर मध्य प्रदेश, राजस्थान में, उधर बाकायदा पटवारी के लिए, ठीक है, एक पद का नाम है भूमि संबंधी लेख जोरा, ठीक है, लेखा जोखा ये सब करते हैं। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। इस खजाने से उन अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी किया जाता था जो समय समय पर गांव का दौरा किया करते थे। जो भी आया, मुगल काल का शासक हो गया या फिर उसका कोई अधिकारी होता था, गांव में आता है लोग ना, तो गांव वाला लोग टेंट लगाएगा, नाश्ता पानी है कि नहीं है, चिकन मटन खिलाएगा सब। तो मेहमान बन के वो सब आ रहा है, तो मेहमानी, ठीक है,
मेजबानी कौन करेगा? गांव वाला करेगा सब। दूसरी ओर इस कोष का इस्तेमाल बाढ़ जैसे प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए भी होता था, और ऐसे सामुदायिक कार्यों के लिए जो किसान खुद नहीं कर सकते थे, जैसे कि मिट्टी के छोटे मोटे बांध बनाना या नहर खोदना, पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली से करता था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति की हदों के क्या रहे, अंदर रहे। सब देखो यहाँ पे जाति व्यवस्था को पूरी तरीके से बनाया गया है, और यहाँ पे बाकायदा काम को भी क्या किया जा रहा है, निर्धारित किया जा रहा है कि इस जाति के लोग ये काम करेंगे, इस जाति को लोग ये काम करेंगे। पूर्वी भारत में सभी शादियाँ मंडल की मौजूदगी में होती थी। यूँ कहा जा सकता है कि जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नज़र रखना गांव के मुखियाओं की जिम्मेदारी में से क्या था, एक था कि किसी भी तरीके से ये जाति व्यवस्था क्या होना चाहिए, बना रहना चाहिए। अब सोचो इतना जब चल रहा है, इतना समाज जब कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या जो मुग़ल शासक थे, दिल्ली सल्तनत वाले शासक थे, क्या इस पे कोई चोट करते नज़र नहीं आ रहे हैं? अगर आते तो शायद ये बहुत अधिक क्या होता, ख़त्म हो गया होता, कमज़ोर हो जाता। लेकिन देखो यहाँ पे ये भले ही मुग़ल शासक के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब उसी के अंतर्गत काम कर रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ पे जो ऊपरी जाति है, समझ में आ रहा है ना, वो ऊपर कौन है, मुग़ल है। कोई दिक्कत? और जहाँ हम लोग ग्रामीण व्यवस्था की बात कर रहे हैं, क्योंकि पता है तुम लोगों के 85% जो जनसंख्या क्या रहती थी, गांव में रहती थी, तो इस ग्रामीण जनसंख्या में अब इसका जो प्रमुख जो होता था, मुखिया जिसे बोला जा रहा है, वो सब कौन होता था, ऊपरी जाति के लोग ही होते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, चाहे मुग़ल काल रहे, चाहे अंग्रेज़ों का काल रहे, कोई भी समय देख लो, ये जो निचली जाति है ना, इसका कभी फ़ायदा क्या हुआ है, हुआ ही नहीं है। आर्थिक स्थिति कभी बेहतर हुई नहीं है, और सामाजिक स्थिति भी इसका हमेशा कैसा रहा है, एक जैसा ही रहा है। इस चीज़ को समझने की क्या करो, कोशिश करो। अब इनसे ये भी काम करवा रहा है, और ऊपर से गांव का ये भी क्या कर रहा है, काम करवा रहा है। पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज़्यादा गंभीर दंड देने के क्या थे, अधिकार थे। उन्हें पंचायत क्या कर सकता था, जुर्माना लगा सकता था, आज जो भी गांव से था उसको मतलब निकाल सकता था। बहिष्कृत करना होता है ना, बॉयकट करना, गांव में लोग क्या बोलते हैं, छांट देना बोलते हैं। कोई दिक्कत? या फिर जितना भी दंड हो वो क्या करना था, लगाना था। देखो यहाँ का पूरा मुग़ल लोग क्या है, यही ग्रामीण लोग है, उस जाति के लोग ही हैं। समझ में आ रहा है ना? समुदाय से बाहर निकलना एक कड़ा कदम था, जो कि एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। इसके तहत दंडित व्यक्ति को गांव छोड़ना पड़ता था। इसके दौरान वह अपने जाति और पेशे से हाथ धो बैठता था। ऐसी नीतियों का मकसद जातिगत रिवाजों की क्या करना था, अवहेलना को क्या करना था, रोकना था। ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी। हर जाति की क्या होती थी, अपनी पंचायत होती थी। समाज में पंचायतें काफ़ी ताकतवर होती थी। अब यहाँ पे ग्राम पंचायत के अलावा कह रहा है गाँव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी। ये जो पंचायत हम लोग देखेंगे कि हर जगह मौजूद क्या थी, नहीं थी। यहाँ पे जैसे कि राजस्थान और पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इन सारे क्षेत्रों में तुमको देखने के लिए मिलेगी, नाम आएगा। राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के बीच के, अलग अलग जातियों के लोग के बीच दीवानी के झगड़ों को क्या करता थे, निपटारा करती थी। अब दीवानी का मतलब क्या होता है, एक दीवानी होता है, दूसरा क्या होता है, फौजदारी होता है। दीवानी, फौजदारी। तो दीवानी मतलब जो भी तुम्हारा क्या हो रहा है, माने मारपीट नहीं है, क्रिमिनलाइज नहीं है, ठीक है, कोई भी झगड़ा नहीं कहेंगे, माने कोई मामला फंसा हुआ है तो सब किसके अंतर्गत आएगा, दीवानी के अंतर्गत आएगा। और जहाँ पे मारपीट की बात आती है तो सब क्या आ जाएगा, फौजदारी की बात आ जाएगा। तो अलग अलग जातियों के बीच दीवानी के झगड़ों का निपटारा करती थी। वे ज़मीन से जुड़े दावेदारियों के झगड़े सुलझाती थी। यह तय करती थी कि शादियाँ जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही है या नहीं हो रही है, और यह भी कि गांव के आयोजन में किसको किसके ऊपर तरजीह दी जाएगी। पूरा लेयर लगा है ना, मैंने एक लेयर एकदम लगा हुआ है पूरा। कर्मकांडीय वर्चस्व किस क्रम में होगा, फौजदारी न्याय को छोड़ दे तो ज़्यादातर मामलों में राज्य जाति पंचायत के फैसलों को क्या करता था, मानता था। अब राज्य कौन होगा, मुग़ल,
साम्राज्य होगा कि उन्होंने भाई जो डिसीजन ले लिया है हम उसमें क्या करेंगे, रोक टोक नहीं करने जाएंगे। माने उनको अपने से मतलब है, उनको मुग़ल साम्राज्य को कर मिल रहा है अपने अनुसार, भाई जो भी हम बोल रहे हैं उनको वो हमारा काम कर रहे हैं। अब अपने में रह रहे हैं तो किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके से अपनी व्यवस्था को बनाए रखे हैं, किस प्रकार के जाति व्यवस्था मौजूद है, एक जो हायरार्की क्रम जो बना हुआ है उसको तोड़ने का प्रयास क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ को समझना है तुम लोगों को। पश्चिम भारत खासकर राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के संकलित दस्तावेजों में ऐसी कई अर्जियां हैं जिनमें पंचायत से ऊंची जातियों या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही या बेगार वसूली की शिकायत की गई है कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, जबरन, समझ में आ रहा है ना, जबरन उगाही बेगार सब कर रहे हैं। आमतौर पर यह अर्जियां ग्रामीण समुदाय के सबसे निचले तबके के लोग क्या करते थे, लगाते थे। कौन लगाएगा भाई, नीचे जो परेशान होगा वही लगाएगा ना। तो जो निचले तबके के लोग लगाते थे कि देखो हमारे साथ ये किया जा रहा है, हमको भी ठीक ठाक संभावना है कि मुग़ल जो लोग होंगे अधिकतर शोषण, अब जो ऊपर जो स्वर्ण जिनको बोला जा रहा है इनका कम ही होता होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। निचली की जाति यहाँ पे मुग़ल लोग, निचली जाति को इनका कोई माई बाप नहीं, इनका शोषण अधिक हो रहा होगा। सामूहिक तौर पर ऐसी अर्जियां दी जाती थी, इनमें किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लोग सम्राट समूह की उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे। मतलब सम्राट समूह कौन है, जो भी यहाँ पे कौन है, अधिकारी है, जो ज़बरदस्ती क्या कर रहा है, कर वसूल रहा है, मांग रहा है, जिन्हें वे नैतिक दृष्टि से अवैध मानते थे कि भाई तुम गलत कर रहे हो। उनमें एक थी बहुत ज़्यादा कर की मांग कि हमसे क्या कर रहा है, अधिक कर की मांग कर रहा है, क्योंकि इससे किसानों का दैनिक जीवन ही जोखिम में पड़ जाता, नहीं पड़ जाएगा, दैनिक गुजारा ही पूरी तरीके से जोखिम में पड़ जाएगा। टैक्स से अधिक जब पे करेंगे तो क्या होगा। खासकर सूखे या ऐसी दूसरे विपदाओं के दौरान उनकी नज़रों में जिंदा रहने के लिए न्यूनतम बुनियादी साधन उनका परंपरागत रिवाज क्या था, रिवाजी हक था। उनकी नज़रों में जिंदा रहने के लिए न्यूनतम बुनियादी साधन चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। वे समझते थे कि ग्राम पंचायतों को इसकी सुनवाई करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य अपना नैतिक क्या करे, फर्ज अदा करे और क्या करे, न्याय करे। नहीं समझ में आ रहा है, मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे बताने की तुम लोगों को कोशिश की जा रही है कि देखो अब ग्राम पंचायत बना हुआ है कि नहीं है। अगर यहाँ पे ग्राम पंचायत अगर पूरी तरीके से यहाँ पे बना हुआ है तो इसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत कौन है, निचली जाति लोग हैं। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे मुग़ल क्या है, मुग़ल शासक मौजूद है यहाँ पे। अब मुग़ल शासक के अंतर्गत जो भी यहाँ पे कौन लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, जिनको सम्राट वर्ग बोला गया, अधिकारी या फिर कौन है, सम्राट वर्ग। अब ये क्या कर रहे हैं भाई, निचली जातियों से कर, ठीक है, माने ठीक है, कर जो क्या कर रहे हैं, माने जो रूल रेगुलेशन के हिसाब से, जो नियम कानून के हिसाब से, उससे क्या कर रहे हैं, ठीक है, कर की, ठीक है, अधिक क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। तो भाई अब निचले जाति लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या चाह रहे हैं, बहुत ज़रा साइन करके ये शासक तक पहुंचाने की क्या कर रहे हैं, अपनी बात कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम लोगों से कर क्या किया जा रहा है, अधिक लिया जा रहा है। लेकिन इतना आसान नहीं है इन निचली जातियों का, इन शासकों तक, क्योंकि इस शासक तक आते आते बीच में बहुत सारे क्या होते हैं, होल होते हैं कि नहीं होते। होल माने ये अधिकारी वो अधिकारी। तो ये चाह रहे हैं कि भाई हमको जब ये समस्या है तो हमारी बातों को कौन उठाए, ग्राम पंचायत के लोग उठाएं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ग्राम पंचायत के लोग उठाने का मतलब कि यहाँ पे कौन लोग हैं, उच्च जाति के लोग हैं, या उच्च जाति के लोग यहाँ पे उनकी बात उठाएंगे, कहेंगे कि भाई हम अगर उठाएंगे अगर यहाँ पे कैसे ऐसे हो रहा है तो फिर इसके जो शासक हैं, जो भी अधिकारी है, सम्राट वर्ग हैं, इनके क्या हो जाएंगे, दुश्मन नहीं हो जाएंगे। मुस्लिमों का यहाँ पे शासक था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही यहाँ पे इक्वेशन बैठाने की कोशिश की जा रही है, देखो ध्यान से, समझ में आया। तब यही कह रहा है यहाँ पे, कहाँ तक देखे थे, हाँ कहाँ तक,
जोखिम पड़ जाता था, खासकर सूखे या ऐसे दूसरे भी बताएं। खासकर नीचे। नीचे नहीं जाती है। अच्छा हाँ, तुम कहाँ कर रही हो? वहाँ से खासकर सूखे या ऐसे दूसरे विपदाओं के दौरान अच्छा, जोखिम पड़ जाता था, ये वो काम दैनिक गुजारा पर जोखिम पड़ जाता खासकर सूखे या ऐसी विपदाओं के दौरान, ठीक है। उनकी नज़रों में जिंदा रहने के लिए ये तो सब नहीं पढ़ा चुके थे। न्यूनतम बुनियादी साधन, परंपरागत रिवाजी क्या था, हक था। मतलब जिंदा रहने के लिए कम से कम उतना हमको चाहिए ना जितना हम रख सकें। अगर तुम अधिक ले लोगे लगान कर जो भी ले लोगे तो फिर हमको क्या हो जाएगा, जीविका क्या पड़ जाएगा, संकट में पड़ जाएगा। वे समझते थे कि ग्राम पंचायतों को क्या करना चाहिए, इसकी सुनवाई करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य अपना नैतिक फर्ज क्या करे, अदा करे और क्या करे, न्याय करे। निचली जाति के किसान और राज्य के अधिकारियों या स्थानीय जमींदारों के बीच झगड़ों में पंचायत के फैसले अलग अलग मामलों में अलग अलग हो सकते थे। अत्यधिक कर की मांगों के मामले में पंचायत अक्सर समझौते का सुझाव देती थी कि भाई क्या करना है, मैंने मारकाट करना ठीक क्या है, नहीं है, समझौता कर लेते हैं। जहाँ विरोध नहीं हो पाते थे वहाँ किसान विरोध से ज़्यादा उग्र रास्ते क्या करते थे, अपनाते थे। उग्र मैंने समझ में आ रहा है ना, मैंने उनके खिलाफ मोर्चा खोल देना, जैसे कि गांव छोड़कर भाग जाना। जोतने लायक खाली जमीन अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध थी, जबकि श्रम को लेकर प्रतियोगिता थी कि इस वजह से गांव छोड़कर भाग जाना खेतिहरों के हाथ में एक बड़ा क्या था, प्रभावी हथियार था। ना कि हम रहेंगे यहाँ पे और ना हमसे क्या किया जाएगा, लिया जाएगा, लूटा जाएगा। पहले कोई वोटर आईडी कार्ड थोड़े होता था कि भाई ये वोटर आईडी कार्ड तुम इस क्षेत्र के निवासी, पहले कुछ नहीं था ये सब चीज़। अब बात करते हैं हम लोग ग्रामीण दस्तकार, ठीक है। अलग अलग तरह के उत्पादन कार्य में जुटे लोगों के बीच लेन देन के रिश्ते का गांव का एक और क्या था, रोचक पहलू था। तब समझ में आ रहा है ना, जो भी उत्पादन कार्य में लगा हुआ है सब लोग क्या बोलते हैं उनको, दस्तकार, शिल्पकार, लगभग ठीक है, दोनों एक दूसरे के काफ़ी मतलब समन्वय शब्द है, ठीक है। अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में किए गए गांव के सर्वेक्षण और मराठाओं के दस्तावेज बताते हैं कि गांव में दस्तकार काफ़ी अच्छी तादाद में रहते थे। कहीं कहीं तो कुल घरों में 25% लोग क्या थे, दस्तकार ही थे। देख रही हो यहाँ पे सब कुछ न कुछ काम क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सब ये दस्तकार लोग यहाँ पे मौजूद है। देखो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, कभी कभी किसान और दस्तकार के बीच फर्क करना मुश्किल होता था कि भाई कौन किसान है और कौन क्या है, दस्तकार है। अब यही है कि अब किसान जो है, ठीक है, दस्तकारी का रोल भी प्ले करने लगता था और दस्तकार किसानी का भी रोल प्ले करने लगता था। सीजन की बात होती थी, क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म के काम क्या होते थे, करते थे। खेतिहर और उनके परिवार के सदस्य कई तरह की वस्तुओं के उत्पादन में क्या करते थे, शिरकत करते थे। मसलन रंगरेजी कपड़े पर छपाई, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के औजारों को बनाना या उसकी क्या करना, मरम्मत करना, है कि नहीं है। उन महीनों में जब उनके पास खेती के काम से फुर्सत होती थी, जैसे कि बुआई और सुहाई के बीच या सुहाई और कटाई के बीच, उस समय ये खेतिहर दस्तकारी का क्या होते थे, काम करते थे। कोई दिक्कत, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपने सेवाएं गांव के लोगों को क्या करते थे, देते थे, जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीकों से उन सेवाओं को क्या करते थे, अदायगी करते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपने सेवाएं गांव के लोगों को देते थे और उसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीक़ों से उन सेवाओं की क्या करते थे, अदायगी करते थे। मतलब अगर वे हमारे यहाँ कुछ काम कर रहे हैं तो उसके बदले हम कुछ उनको देंगे कि नहीं देंगे भाई। तो किसान लोग यहाँ करते थे तो आमतौर पर उन्हें फसल का हिस्सा क्या होता था, दे दिया जाता था। अब ये है तुम्हारा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्रय विनिमय हो रहा है, जो काम का क्या हो रहा है, खरीद फरोख्त हो रहा है, जो भी काम कर रहे हैं क्या बोलते हैं इसको, क्रय विनिमय, ठीक है। आजकल तो सब क्या हो गया है, वस्तु विनिमय ही हो गया है, नहीं हो गया है क्रय विनिमय, मुद्रा विनिमय हो गया, वस्तु विनिमय। इन दोनों का रूप कौन ले लिया है, मुद्रा विनिमय ले लिया है। पहले था, अभी गांव में होता है ना कि भाई तुम हमारा काम करवा दो, हम तुम्हारा काम करवा देंगे,
तो वो मुद्रा विनिमय थोड़े होगा, वो क्या होगा, वो क्रय विनिमय होगा, काम का विनिमय हो रहा। या फिर गांव की ज़मीन का एक टुकड़ा, शायद कोई ऐसी ज़मीन जो खेती लायक होने के बावजूद क्या होती थी, बेकार पड़ी थी। मैंने ये सभी क्या कहता था, दे दिया जाता था कि इसके बदले ले लो, मेरा भूमि है, बेकार है, ठीक है, तुमको हम दे देते हैं। अदायगी की सूरत क्या होगी, ये शायद पंचायत ही क्या करती थी, तय करती थी कि क्या देना है क्या नहीं देना है, ठीक है। कौन तय करता था, पंचायत तय करता था। कुछ मापदंड रखा होगा सब कि भाई ये काम को बदले क्या करना पड़ेगा, तुमको देना पड़ेगा। महाराष्ट्र में ऐसी ज़मीन दस्तकारों की मिरास या वतन बन गई, जिस पर दस्तकारी का, ठीक है, दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। यही व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदले हुए रूप में पाई जाती थी, जहां दस्तकार और हर एक खेतिहर परिवार परस्पर बातचीत करके अदायगी की किसी एक व्यवस्था पर क्या होते थे, राजी होते थे। ऐसे में आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं का क्या होता था, विनिमय होता था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, वस्तु और सेवा का तो मैंने बता दिया था, ऊपर ही बता दिया है, वस्तु विनिमय प्रणाली या क्रय विनिमय प्रणाली। समझ में आ रहा ना, कुछ कह नहीं रहा है, यही क्या बताने की कोशिश किया जा रहा है कि दस्तकारों के लेके और गांव के बीच, लोगों के बीच संबंध क्या था। उदाहरण के तौर पर 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहार, बढ़ई, सुनार तक को रोज का भत्ता और खाने के लिए क्या देते थे, नगदी देते थे। बंगाल के जो जमींदार होते थे, ठीक है, वो सब ये करते थे। तो क्या सब लोग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। इस व्यवस्था को क्या बोलते थे, जजमानी कहते थे। क्या कहते थे, जजमानी कहते थे। हालांकि यह शब्द 16वीं या 17वीं सदी में बहुत इस्तेमाल नहीं होता था। ये सबूत मज़ेदार है क्योंकि इनसे पता चलता है कि गांव के छोटे स्तर पर फेरबदल के रिश्ते कितने पेचीदे थे। ऐसा नहीं है कि नगद अदायगी का चलन बिल्कुल ही क्या था, नदारा था। मैंने ये भी होता था, लेकिन सबसे अधिक जो प्रचलन था उस समय नकदी से भी ज़्यादा, मैंने पैसा कौड़ी से भी ज़्यादा वही था, वस्तु या फिर क्रय विनिमय प्रणाली था, या फिर भूमि का क्या करना, पट्टा दे देना। अब सोचो, जो कामगार बहुत अधिक काम कर रहे हैं उनको भी मैंने भूमि दे दिया जा रहा है, लो भाई जो मेरा बेकार पड़ा भूमि उसको दे दो, मैंने तुमको हम दे दे रहे हैं। शासक खूब करता था ये सब खेल। मुगलकालीन शासक देखेंगे कि अपने अधिकारों को, अपने अधिकारियों को वेतन देखेंगे कि बहुत अधिक कैश नहीं देते हैं, मैंने मुद्रा नहीं देते हैं, भूमि क्या करते हैं, दे देते हैं कि ये लो भाई तुम्हारा इतने दिन की सैलरी क्या है, ये भूमि है, तुम ले जाके क्या करो, रख लो महीना अपना, ठीक है, तुम जानो अपना। तो वो लोग जो अधिकारी होता था उस भूमि में क्या अपने करेगा कृषि, तो लोग छोटे छोटे किसानों से उसमें क्या करता था, कृषि करवा लेता था। जब ऐसे ही उनके पास बहुत अधिक भूमि हो जाती थी तो सब जमींदार बन जाता था। यही प्रक्रिया चलती थी। हाँ, नदारत तो मैंने गायब हो जाना, ठीक है, कहा नदारत, ठीक है। नगद अदायगी का चलन बिल्कुल क्या था, नदारत था। नदारत मतलब क्या हो सकता है, मतलब नहीं के बराबर था, नहीं के बराबर चल रहा है, मैंने इक्का दुक्का चल रहा है, नहीं के बराबर। सेंटेंस पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है कि नगद अदायगी के चलन बिल्कुल ही क्या था, नदारत था, नहीं के बराबर था। एक छोटा गणराज्य, ग्रामीण समुदाय की अहमियत को हम कैसे समझें। 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांवों को एक ऐसे छोटे गणराज्य के रूप में देखा जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधन और श्रम का बंटवारा करते थे। संसाधन और श्रम का क्या करते थे, बंटवारा करते थे। कौन बोल रहा है, अंग्रेज अफसरों ने देखा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना बेहतरीन चीज़ है यार। सोचो, इंग्लैंड में उस समय औद्योगिक क्रांति हो रहा था, वहाँ देख रहे थे भाई जो किसान है, जो मजदूर है, उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, मुद्रा चाहिए, है कि नहीं है। और यहाँ पे क्या है, तो भाई वो हमारा काम कर दे रहा, हम उसका काम करवा दे रहे हैं। यही ना होता है, बहुत सारे गांव अभी मौजूद नहीं है कि नहीं है। श्रम का बंटवारा कि भाई आज हमारा खेत तुम रोपवा दो, पहले मेरा रोपा जाएगा तो कल तुम्हारा रोपवा देंगे। ये क्या है, ये भाईचारा है। और भाईचारा के साथ साथ चूंकि ये काम हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, श्रम का बंटवारा। बड़ा अंग्रेजों को आश्चर्य लगता था, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि गांव में सामाजिक क्या थी, बराबरी थी।
संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी, साथ ही जाति और जेंडर के नाम पर समाज में गहरी क्या थी, विषमताएं थी। कुछ ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसले लेते थे, कमजोर वर्गों का शोषण करते थे, न्याय करने का अधिकार भी उन्हीं को क्या हुआ था, मिला हुआ था। किसको बोल रहा है, ताकतवर लोगों के लिए, ठीक है। अब ये ताकतवर लोग कौन होंगे यहाँ पे, जो भी पंचायती व्यवस्था होगी, जो पंचायती व्यवस्था थी ना, पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत जो मुखिया होता था, ये कौन बोल रहा है, सब अंग्रेज लोग यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गणराज्य जी के रूप में यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गांव में भी नकद के रिश्ते क्या हो चुके थे, फैल चुके थे। क्योंकि व्यापारिक गतिविधियाँ धीरे धीरे बढ़ रही है, तो मुद्रा का भी प्रचार प्रसार क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो नगद के रिश्ते क्या हो चुके थे, फैल चुके हुए थे। नकदी होता है ना। मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना और वसूली भी नगद में की जाती थी। जो दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे, उन्हें उनकी मजदूरी या पूर्व भुगतान ही क्या में मिलता था, नगद में मिलता था। इसी तरह कपास, रेशम या नील जैसी व्यापारिक फसलें पैदा करने वालों का भुगतान भी किस में होता था, नगद ही होता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा था। यहाँ पे पूरी यहाँ पे प्रक्रिया बताने की कोशिश की जा रही है, उस समय यहाँ पे चल क्या रहा था, ये अंग्रेज बता रहे हैं अपने दृष्टिकोण से। गांव में मुद्रा, अब देखो बहुत मुस्लिम शासक भी बहुत सारे मुद्राएं क्या करते हैं, चलाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चलाते हैं। गांव में मुद्रा 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री जिसका नाम क्या है, जया, ठीक है, जया बैप्टिस्ट तेवर्नियर, जया बैप्टिस्ट क्या है, तेवर्नियर को यह बात उल्लेखनीय लगी कि भारत में वे लोग बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेरबदल करने वाले सराफ कहते हैं ना हो। कह रहा है कि भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेरबदल करने वाले जिन्हें सराफ कहते हैं ना हो। माने मुद्रा का फेरबदल क्या होता था, माने होता ही था, नहीं होना चाहिए। मुद्रा की फेरबदल कर सराफ कहते हैं जिसमें ना हो, माने हर एक गांव में, नहीं समझी तुम, हाँ खाली की जबरदस्ती कहते रहती हो। क्या कह रहा सेंटेंस, जो गांव में जो मुद्रा का फेरबदल हो रहा है, हाँ नहीं होना चाहिए। क्या समझ रही है, ध्यान से देखो। भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, जिनमें मुद्रा की फेरबदल करने वाले जिन्हें सराफ कहते हैं ना हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने कह रहा है कि भारत में गांव क्या होंगे, बहुत छोटे कहे जाएंगे। मैंने इंडिकेट कर रहा है कि हर एक क्षेत्र में मुद्रा का क्या होता था, फेरबदल होता ही होता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जो मुद्रा का फेरबदल करने वाले होते थे वो क्या बोलते थे, उनको सराफ बोलते हैं। तो इसीलिए बोल रहा है कि एक छोटे से छोटे गांव में, मैंने ऐसा कोई गांव नहीं होगा, ठीक है, छोटे गांव में भी यहाँ पे कह रहा है कि ये सब क्या होते थे, मौजूद होते थे। कौन लोग, सराफ लोग। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया। एक बैंकर की तरह, क्या कहा, किसकी तरह, बैंकर की तरह सराफ हवाला भुगतान करते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपए की कीमत क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, और कौड़ियों के मुकाबले पैसे की। तो जो भी उस समय होता होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, लग रहा है कि जो मुद्रा है, एक टाइप का मुद्रा का इंडिकेट क्या कर रहा है, नहीं मिल रहा, ठीक है। एक टाइप का मुद्रा अगर होता तो फिर इनकी ज़रूरत थोड़े पड़ती है। ठीक उसी तरीके से जैसे डॉलर है और क्या है, रुपया है। डॉलर और रुपया का क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। डॉलर को रुपया में बदलो, रुपया में क्या किसमें बदलो, डॉलर में बदलो। तो सोचो अभी वर्तमान में तो पता है, जग जाहिर है, इंटरनेट सिस्टम है, एक पैसा भी डॉलर ऊपर नीचे होगा तुरंत पता चल जाएगा कि उसके सापेक्ष में रुपया का वैल्यू गिरा कि कम होने पता लग जाएगा। तो पहले ऐसा था कुछ, तो ये लोग सराफ जो होते थे मनमानी करते थे कि देखो भाई, ठीक है, मान लो यहाँ पे कौड़ी का जिक्र दिया है, किसका, कौड़ी, ठीक है, कौड़ी दिया है, और दूसरा क्या दिया, अपनी मर्जी, मतलब पैसे के मुकाबले रुपए की कीमत क्या करते थे, बढ़ा देते थे। अब पैसा है, यहाँ पे क्या है, रुपया, ठीक है, इनमें जो संबंध बेहतर तरीके से स्थापित क्या करते हैं,
नहीं करते थे। और एक चीज़ क्या है, कौड़ी भी है, कौड़ी चलता था उस समय। रुपया, ठीक है, पैसा है, ये रुपया है और ये कौड़ी है, इन तीनों में, ठीक है, बेहतर समन्वय स्थापित क्या करते थे, करते थे, नहीं करते थे। मैंने एक कैलकुलेशन होना चाहिए ना कि भाई इतना पैसे का इतना नकद, मैंने इतना रुपया होगा, ठीक है, इतना पैसा का इतना कौड़ी होगा, इतना कौड़ी का इतना रुपया होगा। तो ये सब निर्धारित कौन करता था, ठीक है, ये सराफ लोग में क्या करते थे, अपनी मनमानी करते रहते थे। ठीक है, अब बात कर रहे लोग कृषि समाज में महिलाएं। जब भी महिलाओं का जिक्र आए, थोड़ा सा तुम लोगों का, ठीक है, एक्टिव हो जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं से लेके यहाँ पे प्रश्न काफ़ी बनता ही बनता है। कृषि समाज में महिलाएं कह रहा है कि जैसा कि शायद कई समाजों में आपने गौर किया होगा कि उत्पादन की प्रक्रिया में मर्द और महिलाएं खास किस्म की भूमिका क्या करते हैं, अदा करते हैं। जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वह महिलाएं मर्द से, ठीक है, कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे। मर्द खेत जोतते थे, वह हल चलाते थे, और महिलाएं बुराई, ठीक है, मैंने बुआई, निराई, कटाई सब आता है ना तुम लोग को? निराई माने क्या होता है? सुहाई करते हैं, मारेंगे जहाँ पड़ से भी। क्या होता है निराई मतलब? बुआई में बो देते हैं, निराई में उसको जो बोने के बाद जो फसल होता है रूट्स होते हैं उसको वो रहा है, सोनी बोलते हैं। और मुझे नहीं लगा। कटाई आ जा रहा है, तो बीच में वही आ रहा है निराई। निराई मतलब मुझे ध्यान आ रहा है वो निराना, हो क्या बोलते हैं, ओसाना। कटाने के बाद ना ओसाया जाता है। वो दे सकता है यहाँ पे उल्टा पुल्टा करके दे सकता है, ठीक है। बुआई, निराई और कटाई के साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का क्या करते थे, काम करते थे। देखो, महिलाएं पुरुषों से कंधे मिला के उसी समय से चल रही है, और आज भी ग्रामीण जो सभ्यता है कोई अलग है, ऐसा ही है कि नहीं है? गांव में इसी तरीके का। जब छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों का और किसानों की व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ, जो कि मध्यकालीन भारतीय कृषि की खासियत थी, तब घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियाद बने। तब स्वाभाविक तौर पर ऐसे में लिंग बोध के आधार पर आम तौर पर किए जाने वाला फर्क मुमकिन क्या था, नहीं था। घर के लिए महिलाएं और बाहर के लिए मर्द। यहाँ पे जब कृषि गतिविधियाँ हो रही है तो देखो यहाँ पे सब क्या था, मैंने एक समानता का भाव क्या हो रहा है, झलक रहा है कि महिलाएं भी खेत में जाके कमा रही है, पुरुष भी जाके खेत में कमा रहे हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? फिर देखो, फिर महिलाओं की जैव वैज्ञानिक क्रियाओं को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह क्या रहा है, फिर भी बना रहा है। मतलब जैव वैज्ञानिक मतलब बायोलॉजिकल जो पैटर्न होता है महिलाओं में सारा चीज़, ठीक है, जैसे पीरियड हो गया, उनके बॉडी पार्ट को लेकर हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पूर्वाग्रह बना रहा है, लेकिन काम पड़ रहा है तो देखो आ रहा है। लेकिन क्या हम लोग देख रहे थे पश्चिम में था ऐसा? जब औद्योगिकरण का समय आया, वहाँ प्रथम विश्व युद्ध हो गया, कितना सारा युद्ध तो हो गया, वो सारा युद्ध महिलाओं को आगे आने में क्या किया, प्रोत्साहन दिया कि नहीं दिया? मसलन पश्चिम भारत में, मैंने पश्चिम भारत का मतलब राजस्थान, गुजरात, राजा 16 महिलाओं को हल या कुम्हार या चाकू छूने की इजाज़त क्या थी, नहीं थी। अभी भी पूर्वाग्रह बना है कि नहीं बना है? तो किसानी का जो काम है उत्तर जो बोला जाता है बिहार और यूपी में खूब चल रहा है, इसीलिए आज भी तुम देखती हो वहाँ पे। इसी तरह बंगाल में अपने मासिक धर्म के समय महिलाएं पान के बागान में नहीं घुस सकती थी। ये भी एक प्रकार का क्या है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि नहीं है? बिल्कुल ही हमें दिखाई दे रहा है। सूत काटने, बर्तन बनाने और मिट्टी को साफ करने और गूंथने और कपड़ों पर कढ़ाई जैसी दस्तकारी के काम उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर क्या थे, निर्भर थे। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी क्या होती थी, मांग होती थी। दरअसल किसान और दस्तकार महिलाएं, कैसे महिलाएं, दस्तकार महिलाएं भी मौजूद हैं। ज़रूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती थी बल्कि नियोक्ताओं के घर पर जाती थी और बाज़ारों में भी। काम पड़ रहा है तो सब जाके क्या कर रही है,
लेकिन जब सामाजिक समता की बात आ रही है तो देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है। दिखाई दे रहा है, देखो महिलाएं हैं कि नहीं यहाँ पे, है ना यहाँ पे। चूँकि समाज श्रम पर निर्भर था, इसीलिए बच्चा पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। कैसे रूप में? संसाधन के रूप में। फिर भी शादीशुदा महिलाओं की कमी थी, क्योंकि कुपोषण, बार बार माँ बनने और प्रसव के वक्त मौत की वजह से महिलाओं में मृत्यु दर क्या था? बहुत ज़्यादा था। ध्यान रखना, अभी तो बहुत बैलेंस कर लिया गया है, वरना पहले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने कितना माओ की, ठीक है, बच्चा होते समय ऑपरेशन की सुविधा नहीं थी उस समय। ऑपरेशन तो ऑपरेशन, ठीक है, सही उसका तरीके से ट्रीटमेंट इलाज नहीं था, बहुत सारी समस्याएं होती थी। क्या कर सकते थे, आदमी मरना ही था। इससे किसान और दस्तकार समाज में ऐसे सामाजिक रिवाज पैदा हुए जो सम्राट समूहों से बिल्कुल क्या थे? अलग थे। किसान और किस में? दस्तकार समाज में। कई ग्रामीण संप्रदाय में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी, न कि दहेज की। तलाकशुदा महिलाएं और विधवा दोनों ही कानूनी शादी क्या कर सकती थी कि भाई महिलाएं अगर ऐसे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो फिर कैसे हो जाएगा? पुरुष तो फिर कुंवारे रह जाएंगे। मैंने महिलाएं मर जा रही है ना यहाँ पे, मृत्यु दर क्या है? बहुत अधिक है। इसीलिए कह रहा है कि कई ग्रामीण संप्रदाय में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की ज़रूरत होती थी कि भाई दुल्हन तभी देंगे जब हमें तुमको क्या दोगे? कीमत दोगे। माने उल्टा चीज़ है, बेटा वाला जाएगा। आज भी नहीं होता है, आज भी हरियाणा वाला लोग बिहार चले जाते हैं, यूपी चले जाते हैं, गरीब घरों में जा पैसा दे के आते हैं कि देख तोर बेटी का हम देखेंगे, मानेंगे, जानेंगे, सब ठीक है। अब दहेज तुम मुझे नहीं देना, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी क्या दे रहा हूँ? कीमत दे रहा हूँ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये प्रक्रिया आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी तुमको ये केस सुनने के लिए मिल जाएगा। हरियाणा सबसे एक्सेप्शन केस है, हरियाणा एकदम समझ में आ रहा है ना। अब वहाँ पे जो जेंडर जो रेशियो है थोड़ा कंट्रोल हो रहा है, वरना वहाँ जेंडर रेशियो 800 से नीचे भी क्या हो चुका था? नीचे गिर चुका था। सोचो 1000 पुरुष में 800 महिलाएं, 200 क्या करेगा? सब वैसे ही रहेगा। बता रहा था ना कहानी, मोदी जब 2014 में जब चुनाव में जा रहा था वोट मारने, तो सब बोलता था क्या? 40 साल का नौजवान आदमी कि पहले मोदी हमको क्या करो, दुल्हन ब्याह करा दो, फिर हम वोट तुमको दे ही देंगे। ये हाल होती है। तो पहले भी यही था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो क्या है, महिलाओं के पूरी तरीके से जो स्थिति खराब को लेके यहाँ पे बताया जा रहा है। महिलाओं की प्रजनन शक्ति को इतना अहमियत दी जाती थी कि उस पर काबू खोने का बड़ा क्या था? डर था। स्थापित रिवाजों के मुताबिक घर का मुखिया मर्द होता था। इस तरह महिला पर परिवार और समुदाय के मर्दों द्वारा पुरजोर काबू रखा जाता था। बेवफाई के शक पर ही महिलाओं को भयानक दंड दिए जा सकते थे। इतना देखो, कहीं कोताही नहीं किया है। इसलिए बोलता हूँ कि महिलाओं को लेकर हमेशा, ठीक है, इतना आसान नहीं है ये। हमेशा मतलब शुरू से ही ये चीज़ रहा है, और जब सारा चीज़ जब मौजूद है तो एग्ज़ाम भी इसको क्या करता है? छोड़ता नहीं है, पूछ लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ध्यान रखना सब। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि भारत के इलाकों से मिली दस्तावेजों में ऐसी दरख्वास्त मिली है जो महिलाओं ने न्याय और मुआवजे की उम्मीद से ग्राम पंचायतों को भेजी थी। हो सकता है कि किसी महिला के साथ शोषण हुआ होगा। पत्नियां अपने पतियों की बेवफाई का विरोध करती दिखाई देती है, या फिर गृहस्थी के मर्द पर यह आरोप लगाती है कि वे पत्नी और बच्चों के क्या करते हैं? अनदेखी करता है। माने पत्नी अगर बेवफाई पे थोड़ा सा उसको शक हो रहा है तो उसको दंड दिया जा रहा है, और पति यहाँ वहाँ मुंह मार रहा है, ठीक है, और ख़ासकर अपने बच्चों को भी देखभाल नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नहीं हो रहा है। पंचायत में अर्जी लगा दी थी। देखो क्या है, मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती थी, लेकिन राज्य और ऊंची जाति के लोग अक्सर यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि परिवार के भरण पोषण का क्या हो जाए, इंतजाम हो जाए। तो यहाँ पे समानता वाला भाव नहीं झलक रहा है। मैंने क्या दिखाई दे रहा है उसको? सिंपैथी वाला भाव झलक रहा है महिलाओं के प्रति। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों में अंतर है कि भाई आ गई है महिला करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये जो
महिला और पुरुषों की जो मेल और फीमेल की जो बात की जा रही है, चाहे वो हिंदू में हो और चाहे वो किस में, मुस्लिम में हो, दोनों जगह ये जो महिलाओं की जो स्थिति थी फीमेल की, दोनों जगह क्या थी, माने एक जैसा ही था। तो यहाँ पे जो मुस्लिम शासक भी यहाँ पे बहुत अधिक कोई सुधार करते हुए क्या कर रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर सोचो अगर ये नज़र आते हैं तो क्या सती प्रथा ठीक है, सती प्रथा विधवा प्रथा है कि नहीं है, ये सब जाके अंग्रेज आते तब होता, कब का ख़त्म नहीं हो गया होता। इसका मतलब क्या है कि भाई इतने लंबे समय तक वो व्यवस्था हमारे समाज में क्या थी, मौजूद थी। मुग़ल तमाशा देखते रहे, दिल्ली सल्तनत वाला तमाशा देखते रहे, इनकी आंतरिक चीज़ों पे बहुत अधिक हस्तक्षेप क्या किए, नहीं किए। ये भी देखो कमी दिखाता है, और ये कमी तभी देख पाओगे जब तुम सही से क्या करोगे, पढ़ पाओगे। ऊपर पढ़ लोगे लगेगा हाँ ठीक थे, ठीक है। जब भी इस तरह की चीज़ें आए तो बताने की क्या करना है, कोशिश करना है। ज़्यादातर जब महिला पंचायतों को मैंने दरख्वास्त देती थी, एप्लीकेशन देती थी, तो उनके नाम दस्तावेजों में दर्ज नहीं किए जाते। दरख्वास्त करने वाली हवाला गृहस्थी के मर्द मुखिया की माँ, बहन या पत्नी के रूप में क्या किया जाता था, दिया जाता था। सोचो कि भाई उसकी माँ है, उसकी बहन है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माने उस महिला का नाम क्या आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है। इस तरह से नैरेटिव बना दिया गया। भूमिजहर हाँ भूमिहर है, मैंने जिसके पास क्या है, भूमि है। भूमिहर भद्रजनों में महिलाओं की पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ है। पंजाब में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां महिलाएं पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी रखती थी। अभी कहीं कहीं मिल रहा है। कहाँ का क्षेत्र है ये, कहाँ का क्षेत्र है, पंजाब में। मैंने कुछ उदाहरण ऐसा मिलता है कि भाई जो पुश्तैनी जमीन पे जो मालिकाना कौन रखती थी, महिलाएं रखती थी। हिंदू और मुसलमानों को जमींदारी उत्तराधिकारी में मिलती थी, जिसे बेचने अथवा गिरवी रखने के लिए वे स्वतंत्र थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हिंदू और मुस्लिम महिलाओं को जमींदारी, मैंने हो सकता है जमींदारी कब मिलेगा, उसका बेटा नहीं होता होगा, उसका पति जमींदार होगा, उसका बेटा नहीं हुआ होगा, फिर उसके पति से उसके बीवी में आ गया होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल में दिया गया है कि बंगाल में भी महिला जमींदार पाई जाती थी। 18वीं सदी की सबसे बड़ी और मशहूर जमींदारियों में से एक थी राजशाही की जमींदारी, जिसका कर्ता धर्ता क्या थी, एक स्त्री थी। तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अधिकतर खराबी है, कुछ अच्छा भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग जंगल और कबीलों को लेके। क्या है जंगल और कबीला के बारे में, एक एक क्षेत्र बताने की कोशिश किया जा रहा है ना। जंगल और कबीला, कबीला क्या है, जनजातीय लोग हैं यहाँ पे, जनजातीय लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों की खेती के अलावा भी बहुत क्या था, कुछ था। उत्तर और पश्चिम भारत की गहरी खेती वाले प्रदेशों को छोड़ दें तो जमीन के विशाल हिस्से या जंगल या झाड़ियों से क्या होते थे, घिरे थे। कहाँ पे, उत्तर पश्चिम में कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। उत्तर और उत्तर गहरी खेतों वाली ज़मीन को छोड़ दें, समझ में आ रहा है। माने उत्तर पश्चिम की तरफ यहाँ पे, इधर शुरू से वन क्या रहा ही नहीं है, ध्यान रखना। माने इनको छोड़ दें तो बाकी अन्य क्षेत्रों में कह रहा है कि ज़मीन विशाल हिस्से या झाड़ियों से क्या हुई थी, घिरे हुई थी। ऐसे इलाके जैसे झारखंड हो गया, ठीक है, सहित पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तरी क्षेत्र जिसमें भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाके की तराई शामिल है, अभी भी इधर वन मौजूद है। दक्षिण भारत का पश्चिम घाट, दक्कन के पठार, मैंने कह रहा है कि यही क्षेत्र अगर छोड़ दो तो पूरे भारत में क्या होता था, वन होता ही होता था। मैं शुरू से तुम लोग बता रहा हूँ। हालांकि इस काल में अखिल भारतीय स्थल पर जंगले को फैलाव का औसत निकालना लगभग क्या है, असंभव है। कि भाई कितना फैला हुआ था जंगल उस समय, कोई सर्वे नहीं किया गया, कोई डेटा भी मौजूद क्या है नहीं, इसलिए कहने का संभव है। फिर भी समसामयिक स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ करीब कितनी थी, 40% जंगल थी। पूरे भारत में क्षेत्र का कितना, 40%, मैंने लगभग आधा के आधा पूरे भारत में जंगल था। समसामयिक रचनाएं जंगल में रहने वालों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करती है, लेकिन जंगली होने का मतलब सभ्यता का ना होना बिल्कुल क्या था, नहीं था।
मैंने जंगली होने का मतलब सभ्यता का ना होना बिल्कुल नहीं था। समझ में आ रहा है कहने का मतलब? ऐसा नहीं कि उस समय जो भी लोग रहते थे जंगल में रहते थे वे बिल्कुल क्या थे, असभ्य थे। क्योंकि उस समय वनों की कटाई इतनी अधिक मात्रा में नहीं हुई थी। सोचो शुरू से ही वन की कटाई हो रहा है, वन की कटाई हो रहा है, कटाई हो रहा है। ये हम लोग मुगल काल पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी हमें देखने के लिए मिल रहा है कि जंगल बहुत अधिक मात्रा में क्या थे, उपलब्ध थे। अब तुम याद करो, जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की अगर सोचोगी आंख बंद करके तो लगेगा कि पूरे भारत में क्या होगा, जंगल झाड़ियाँ क्या होगा, भरा होगा कि नहीं भरा होगा। इसीलिए उन क्षेत्रों में अब जो भी लोग रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सभ्य क्या है, नहीं है। वैसे आजकल इस शब्द का प्रचलित अर्थ क्या है, यही है कि भाई जो लोग जंगल में रहते हैं क्या है, जंगली, जंगली है, असभ्य है। ठीक है। कहाँ तक आ जाए? अच्छा ये था ना, मैंने यही बताने की कोशिश किया गया इसमें कि भाई जो जंगलों में थे उस समय, इसका मतलब ये नहीं था कि बिल्कुल क्या थे, वो असभ्य थे। मैंने ठीक है। उन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगलों के उत्पाद, शिकार और स्थानांतरीय खेती से क्या होता था वो जीविका के स्रोत के रूप में क्या था, मौजूद था। एक काम मौसम के मुताबिक होते थे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर भीलों में बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठे किए जाते, गर्मियों में मछली पकड़ी जाती, मानसून के महीनों में खेती की जाती और शरद व जाड़े के महीनों में शिकार किया जाता था। परंपरा है ना यही। देखो अब सब हो जाएगा, अब ठंड के समय में शिकार करना क्या हो जाएगा, लगेगा जाने सब। यह सिलसिला लगातार गतिशीलता की बुनियाद पर खड़ा था। मैंने गतिशीलता का मतलब कि ये चीज़ पहले से भी क्या हो रहा था, होते आ रहा था। देखो ये मुगल शासक शिकार देखो ही बैठ के कर रहा है, उसके ठीक है, पहरेदार भी कितना क्या है शामिल है, उन्हें सिर्फ उसको घोड़ा दाबना है। ठीक है। और इस बुनियाद को भी मजबूत भी करना था। लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना इन जंगलों में रहने वाले कबीलों की क्या थी, एक खासियत थी। जहाँ तक राज्य का सवाल है, उसके लिए जंगल उलट फेर वाला क्या था, इलाका था। बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा, माने ममास बोला गया उस समय। एक बार फिर हम बाबर की ओर देखते हैं जो कहता है कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे और कर अदा करने से क्या होते थे, मुकर जाते थे। परगना कहाँ का था, बंगाल का क्षेत्र था। बंगाल में 24 परगना, याद आ रहा है, एक जिला का नाम है 24 परगना। 24 परगना जिला का नाम? हाँ जिला का नाम है, बंगाल में आएगा परगना। ठीक है। नाम नहीं सुनी हो, पहले भी तो नाम सुनी ही हो, ये सब नहीं, नाम सुनने का तो सवाल नहीं है। कह रहा है जंगलों में घुसपैठ। जंगल में बाहरी ताकत कई तरह से घुसती थी।